ऑलराइट, वी बिगिन विद आवर केमिस्ट्री पार्ट इस वीडियो से। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटम्स। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं इस चैप्टर का, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इस चैप्टर को एक स्टोरी के फॉर्म में समझना कि कैसे फ्लो ऑफ इवेंट्स हुए और आज हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है एटम की वो सामने आई। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मैं आपका सस्पेंस भी नहीं बिगाड़ूंगी और मैं आपको जल्दी से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। अगर हम एटम्स की भी बात नहीं करें और हम पहले की बात करें कि एटम्स डिस्कवर कैसे हुए, तो अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड दैट एटम इज द स्मॉल एंटिटी। तो पहले ये माना जाता था कि एटम जो है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बट अभी हम लोगों को बहुत क्लियरली पता है कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो ये हमारी डिस्कवरी से हमने क्लास 8th में पढ़ तो लिया, पर आज हम लोग वो पूरी डिस्कवरीज पढ़ेंगे कि कैसे ये कंक्लूजन आया और कैसे ये हमें पता चला। अगर हम पहले की बात करें तो पहले सिर्फ यही माना जाता था कि एटम एक स्मॉल एंटिटी है, मतलब एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, एटम एक अकेला यूनिट है। बट then it was found that it also contains subatomic particles। तो बट हम लोगों को टाइम के साथ विद द कोर्स ऑफ टाइम हमें पता चला कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ एटम। और इसी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो तीन थे, प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इनमें जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होती है एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, मतलब इनमें कोई भी चार्ज नहीं होती। जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमें पता है, पहले हमें नहीं पता थे, मतलब हम तो तब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हमारे जो साइंटिस्ट थे बहुत सारे, उनको लगता था कि एटम एक सिंगल एंटिटी है, बट ये गलत प्रूफ हुआ। और वो गलत कैसे प्रूफ हुआ कि उसके पीछे अलग अलग थ्योरीज है, रदरफोर्ड की अलग थ्योरी है, ऐसे दो तीन साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज है जो आज हम लोग समझेंगे। और ये पूरे चैप्टर को एज अ स्टोरी लेके चलना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब प्रोटॉन्स को हम कैनल रेज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेज भी बोलते हैं। It also appeared that the protons were in interior of the atom। तो हमें with time ये भी पता चला कि एटम का जो इंटीरियर था, मतलब एटम के अंदर थे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते थे या रिमूव हो सकते थे, बट प्रोटॉन्स मूव नहीं हो सकते थे। मतलब हमें विथ टाइम क्या पता चला कि ये एटम का न्यूक्लियस था जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे और बाहर ये शेल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते थे जो मूव कर सकते थे। तो अभी तक हमें यही पता चला था, बट आगे भी डिस्कवरीज हुई। नंबर्स जो एटम से रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, मतलब यहाँ पे जितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का होगा उतना ही नंबर प्रोटॉन्स का होगा। उस एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मतलब वो होता है उस एटम का, मतलब उस एलिमेंट का टोटल मास कितना है, जिसमें सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हम लोग काउंट करते हैं। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन हम काउंट करते हैं एज मास नंबर और उसका अल्फाबेट होता है A, जिसको हम डिनोट करते हैं A से। अब आ गया हमारा मेन पार्ट इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें तीन डिफरेंट मॉडल्स थे, मतलब तीन डिफरेंट थ्योरीज थी। सबसे पहले थॉमसन्स का मॉडल था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल था और फिर बोर्स का मॉडल था। और ये तीनों मॉडल से हमें एडवांसमेंट मिली हमारी आज की नॉलेज की। मतलब हमें आज तो पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये वैलेंसी होती है, बट पहले क्या माना जाता था कि एटम एक सिंगल एंटिटी है और उसके अंदर कुछ नहीं है। विथ टाइम ये सब चेंज हुआ। और अगर हम बिगिन करें थॉमसन्स के मॉडल से, तो द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स। मतलब इनने क्या रिलेट किया कि ड्राई फ्रूट कैसा होता है, बाहर शेल और अंदर, तो इनको ऐसा लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में वो अंदर एज अ शेल होते हैं, जो स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। तो इनने क्रिसमस पुडिंग से एक एटम को रिलेट किया और इनको लगा कि ये जो स्फेयर्स है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्लेस्ड है। तो
इस थ्योरी को इनने ऐसे इस डायग्राम से रिलेट करा कि ये एक बॉल है जो पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये एक स्फेयर है जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जैक्टली लाइक अ वाटरमेलन, जिसमें जो वाटरमेलन का फ्रूट है और उसके अंदर सीड्स है। तो इनने उस वाटरमेलन को एज अ स्फेयर लिया जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसके अंदर जो सीड्स थी वो थी इलेक्ट्रॉन्स, जो इनको लगा कि अंदर होती है। बट यहाँ पे इनने ये प्रपोज किया कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, मतलब एक स्फेयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब उनकी जो वैल्यू होती है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर का प्रोटॉन होगा। तो ये चीज उन्होंने प्रपोज करी सो दैट द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इनने ये बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने प्रोटॉन्स हैं वो नंबर में सेम है ताकि पूरा एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर एक भी ज्यादा होता है तो वो एटम फिर या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उनने ये चीज हमें बताई और इससे हमें ये फाइंडिंग्स मिली कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिवली चार्ज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसके बाद हमें यह पता चला कि जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रली चार्ज्ड है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर कोई नेगेटिव नहीं है, उस पर कोई पॉजिटिव नहीं है। मतलब जितनी नेगेटिव चार्ज थी वो पॉजिटिव के इक्वल थी, तो वो क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई, जिससे वो पूरा एटम, वो पूरा एलिमेंट एज अ होल न्यूट्रल हो गया इलेक्ट्रिकली। नेक्स्ट हमारे पास आई रुदरफोर्ड का मॉडल और उनने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करके एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गोल्ड फॉइल से। और उनने इस एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें रिक्वायर करी, एक था गोल्ड फॉइल, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन और एक थे अल्फा पार्टिकल्स। तो उनने क्या करा कि इन अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया गोल्ड फॉइल से एक पूरी स्क्रीन में और उनको ये दिखा कि अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्या कि उनके पाथ में कुछ चेंज नहीं आया। अगर वो स्ट्रेट जा रहे थे तो वो स्ट्रेट गए, उसके पाथ में कुछ चेंज नहीं आया। नेक्स्ट, few alpha particles were deflected by a small angle। अब मेजॉरिटी तो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सिर्फ थोड़े हुए, पर वो भी मेजर नहीं हुए, वो भी बहुत छोटे से एंगल से हुए। और लास्ट हमें ये पता चला कि बहुत रेयर पार्टिकल्स थे जो रिवर्स हो गए, मतलब वो गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस आ गए। तो मेजॉरिटी स्ट्रेट पास हो गए, अनडिफ्लेक्टेड मतलब उनके डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं आया, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए पर वो बहुत माइन्यूट एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और लास्ट कुछ थे जो रिवर्स हो गए, मतलब बहुत रेयर पार्टिकल्स रिवर्स हो गए, मतलब हाँ मान लो 1 out of 10 इतना रेयर नंबर था जो रिवर्स हो गया, मतलब गोल्ड फॉइल से टच करके वापस आ गया। तो इससे हमें ये कंक्लूड हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो हमें ये पता चला कि गोल्ड फॉइल से मेजॉरिटी तो पास हो गए थे अनडिफ्लेक्टेड। तो एटम के अंदर की जो स्पेस होती है वो मोस्टली क्या होती है, एम्प्टी होती है। उसके बाद बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए उनके पाथ से, तो हमें ये पता चला कि वो पॉजिटिवली चार्ज थे जो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। मतलब एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल्स का जो पाथ था वो चेंज हुआ, पर वो बहुत थोड़े से ही एंगल से चेंज हुआ था। और a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 डिग्री, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स एकदम रिवर्स होके आ गए। तो हमें ये पता चला कि द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ गोल्ड एटम्स वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब एक वो बहुत छोटी जगह पे ही कॉन्सेंट्रेटेड थे, वो पूरे एटम में स्कैटर्ड नहीं थे। जैसे यहाँ पे अगर हम ले तो वो सिर्फ इतनी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड थे और ऐसा नहीं था कि वो हर जगह पे स्कैटर्ड है। तो हमें ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेस इधर खाली थी और छोटी जगह पे वो पूरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेटेड थे। अब ये मॉडल के ड्रॉबैक्स थे कुछ, जो ऐसे बोलते हैं कि एनी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। तो
कुछ भी पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट में हो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, और एक्सेलरेशन में चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट करेंगे एनर्जी, स्पीड बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने इसको रब करा तो धीरे धीरे करा तो एनर्जी नहीं बनी, स्पीड बढ़ा दी तो इसमें एनर्जी इंक्रीज हुई। वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे वो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो फिर न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे। तो ये ड्रॉबैक था, और ये था कि एटम बहुत हाईली अनस्टेबल होता है एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। तो ये थ्योरी भी हमारी डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि अगर ऐसी थ्योरी बनती तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैटर चलता ही नहीं। और यहाँ पे ये थ्योरी भी हमारी बिल्कुल डिस्कार्ड हो गई कि इससे हमें कुछ कंक्लूजन या कुछ फाइनल अप्रोच नहीं मिली। लास्ट आई हमारी बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और इसमें हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट थ्योरी थी, जिसमें हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, और while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। तो जब वो रिवॉल्व करते हैं तब वो एनर्जी भी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब तब वो एनर्जी रिलीज भी नहीं कर रहे, और वो अपने अपने ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऑर्बिट्स ऐसे थे कि सबसे पहले न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में था हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहर शेल था जिसको हम के शेल बोलते हैं, इसके बाहर था हमारा एक और शेल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स थे। और जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये के एल एम एन थे, मतलब ये शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 और शेल नंबर 4। तो ऐसे ऐसे ये ऊपर जाते थे और यही एनर्जी लेवल्स थी उनकी। अब न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें 1932 मतलब रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी कोई चार्ज नहीं है। पहले तक तो उन्हें यही पता था कि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, न्यूट्रल का हमें आइडिया नहीं था। तो वो 1932 में ही हमें आइडिया हुआ, और उसकी मास इक्वल होती है प्रोटॉन से, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो मास है वो इक्वल होता है, और ये हमें रिसेंटली ही पता चला। और क्योंकि वो न्यूट्रल थे, मतलब उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं थी, तभी उनको नेम किया एज न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, ये सारे एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको याद करना है। और इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज n। तो इन जनरल एक न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज n। The mass of an atom is therefore given by the sum of mass of proton and neutron। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और उस पूरे एलिमेंट का जो मास है वो डिपेंडेंट होता है न्यूट्रॉन पे और उसके प्रोटॉन पे। ठीक है, तो अब थ्योरी पार्ट हो गया ओवर। यहाँ से स्टार्ट होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंसीज का टॉपिक, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सही में भी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 10th 11th 12th सबका बेस बनेगा, तो अच्छे से सुनो। सबसे पहले हमने हमारी थ्योरीज के साथ ये कंक्लूड कर लिया कि हर एलिमेंट में, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? उसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल्स में अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, जैसे मैंने लिया Mg का एग्जाम्पल, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो इसका हर एलिमेंट 2 रूल फॉलो करेगा, एक है ड्यूप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। तो ड्यूप्लेट रूल में ये होता है कि न्यूक्लियस के बाहर वाला जो फर्स्ट शेल है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाहर वाला जो शेल है उसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में 2 अकोमोडेट हो पाएंगे, फिर हो पाएंगे 8, उसके बाहर वाले में भी 8। तो जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट शेल होता है K, तो K में आते हैं 2, L में आते हैं 8 और M में भी आते हैं 8। तो ये होता है उनका सीक्वेंसिंग। अब हर
हर एलिमेंट का एम होता है स्टेबल होना, और वो स्टेबल कैसे होगा? वो स्टेबल होगा जब वो दोनों रूल्स को फुलफिल करेगा, मतलब जब उसके सारे शेल्स में मैक्सिमम कैपेसिटी के इलेक्ट्रॉन्स भरे रहेंगे तब वो स्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में आएंगे 2, फिर आएंगे 8 और फिर आएंगे 2। अब इसकी कैपेसिटी थी 2 की, इसने ड्यूप्लेक्स रूल फॉलो कर लिया, फर्स्ट शेल इसका स्टेबल हो गया। सेकंड शेल में इसकी कैपेसिटी थी 8 की, उसमें भी इनने ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया, वहां पे भी ये स्टेबल हो गया। बट जो इनका एम वाला शेल था उसमें कैपेसिटी थी 8 की, बट इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या इसका थर्ड शेल स्टेबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें कैपेसिटी थी 8 की, बट यहाँ पे आ पाए सिर्फ और सिर्फ 2, तो ये 8 को अचीव करने के लिए 6 गेन करेगा कि ये 2 लूज कर देगा? ऑफ कोर्स ही बात है, 6 गेन करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लास्ट वाले शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूज कर देगा और ये हो जाएगा स्टेबल। अब ये स्टेबल हुआ, बट हमने एक चीज पढ़ी थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर 12 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 12 प्रोटॉन्स थे, बट इसने क्या किया? इसके लास्ट वाले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, लास्ट वाले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 और प्रोटॉन्स हो गए 12। तो प्रोटॉन्स कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से? 2 ज्यादा है, मतलब इसने 2 लूज किया था, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 पॉजिटिव, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो वैलेंसी क्या होती है किसी भी एटम की? वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो इसको हम वैलेंसी को ऐसे डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम की जो वैलेंसी हमें दिखी थी वो दिखी थी 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसके 2 प्रोटॉन्स ज्यादा थे, क्योंकि इसके 2 प्रोटॉन्स ज्यादा थे तभी चार्ज आ गया पॉजिटिव, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव, और वो 2 ज्यादा थे नंबर में, तो इसकी कैपेसिटी थी 2 लूज करना। ये लूज करेगा तो किसी से ऑफकोर्स जाके कंबाइन भी कर पाएगा, तभी वैलेंसी को हम डिफाइन करते हैं एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब ये तीनों रूल्स इसने फॉलो करे तो इसके 2 शेल स्टेबल हो पाए। वहीं पे अगर हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, मतलब इसके फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे, ड्यूप्लेक्स रूल हो गया फॉलो। ऑक्टेट रूल में भी 8 की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हो गया फॉलो। अब इसके पास थे 10, एक में 2 आ गए, एक में 8 आ गए, तो इसको स्टेबिलिटी अचीव हो गई। इसको क्या अचीव हो गई? इसको स्टेबिलिटी अचीव हो गई, मतलब इसका जो ऑक्टेट रूल था, इसका जो ड्यूप्लेक्स रूल था वो कंप्लीट हो गया। इसने किसी के साथ फिर रिएक्ट नहीं करा। अब इसके पास लास्ट शेल इनकम्प्लीट है ही नहीं, इसके 2 शेल्स थे और वो दोनों शेल्स कंप्लीट थे, तो ये हो गई इनर्ट गैसेस। तो ये हो गई इनर्ट गैसेस जो स्टेबल होती है इन नेचर, और बिकॉज इनके दोनों शेल्स कंप्लीट होते हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। एग्जाम्पल है नियॉन, आर्गन, तो ऐसी और भी गैसेस होती है, हीलियम, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जिनका पूरा जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और इनका कोई भी शेल इनकम्प्लीट नहीं होता, तो ना ये लूज करेंगे और ना ये गेन करेंगे, बिकॉज इनका पूरा शेल कंप्लीट है। ये होती है इनर्ट गैसेस, और बिकॉज दे आर स्टेबल दे डू नॉट रिएक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर इनर्ट गैसेस इनरिएक्टिव इन नेचर? अब इसका आंसर क्या है? क्योंकि ये ड्यूप्लेक्स रूल भी फॉलो कर लेते हैं, ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर लेते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स 2 शेल्स में ही अकोमोडेट हो जाते हैं, या जितने भी शेल्स में अकोमोडेट हो वो स्टेबल होते हैं, मतलब उनके शेल्स कंप्लीट होते हैं और कोई भी इनकम्प्लीट शेल नहीं होता, जिस रीजन से ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब वैलेंसी के बारे में एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जाम्पल लिया था Mg2 पॉजिटिव का, जिसकी वैलेंसी थी 12, 2, 8, 2, तो ये 2
लूज कर दिए थे Mg ने, जिसकी वजह से 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए थे और यहाँ पे पावर आ गई थी 2 पॉजिटिव की। अब हमने पढ़ा, हमें 20 तक ही एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट याद करना। और अब हमने पढ़ा Mg का जिसका था 12। वहीं पे अगर हम एग्जाम्पल लें अब क्लोरीन का, Cl का, क्लोरीन का, जिसका नंबर होता है 17। तो क्लोरीन में फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे 8 और फिर आएंगे 7। फर्स्ट शेल में 2 आ गए, फिर 8 आए और फिर 7 आए। अब इसको लास्ट शेल में स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 8 चाहिए थे, 8 चाहिए थे। अब ये 8 से 1 ही कम है, तो ये क्या करेगा, ये 7 लूज तो नहीं करेगा, ये 1 गेन कर लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा, तभी यहाँ पे प्रोटॉन्स थे 17। अब इसने स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो हो गया 1 ज्यादा, तभी Cl की पावर होती है -1, क्योंकि Cl में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है प्रोटॉन से। तो जो भी चीज ज्यादा होगी, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव में, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पावर हो जाएगी नेगेटिव में। तो यहाँ तक हमने वैलेंसी पूरा अच्छे से समझ लिया। अब ये चार्ट है और यहाँ पे नंबर है 18 तक, आर्गन होता है 18, यहाँ पे 18 तक है। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम की, तो ये आता है 4th पे, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4। तो इसके फर्स्ट शेल में, मतलब के शेल में 2 आ जाएंगे और इसके एल शेल में भी 2 आएंगे। अब इसको सेकंड शेल में चाहिए होते हैं 8 चाहिए होते हैं, तो ये 6 गेन तो नहीं करेगा, तो ये सोचेगा मैं 2 लूज कर देता हूं, तभी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 पॉजिटिव। ये क्या सोचेगा कि मैं 2 लूज कर देता हूं, तो इसका फर्स्ट शेल ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर लेगा, तभी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 पॉजिटिव। सेम अगर हम एग्जांपल ले सोडियम का, तो सोडियम में 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11, प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। फर्स्ट शेल में आ गए 2, सेकंड शेल में आ गए 8, तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई अचीव, ड्यूप्लेट रूल भी हो गया, ऑक्टेट रूल भी हो गया। अब लास्ट शेल में बचा 1, ये 1 है, 8 करने, इसको 8 करने के लिए ये 7 गेन तो करेगा नहीं, इससे अच्छा इसने सोचा मैं 1 लूज कर देता हूं, तो 1 इसने लूज कर दिया, तो इसकी बैलेंसी हो गई 1 नेगेटिव। तभी यहाँ पे जो इनका बैलेंसी होता है वो इस तरीके से चलता है। और हमने इनर्ट गैसेस का भी डिस्कस कर लिया कि वो क्यों इन रिएक्टिव होते हैं नेचर में। तो यहाँ पे ये वीडियो हुई एंड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वापस से वीडियो देखना, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आया है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊं। ऐसी और वीडियोस मिलेंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।